हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। वेलकम है आपका आज के सेशन में शॉर्ट वीडियोस के क्रम में आज भी कुछ नया सीखने के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कहा जाए कि आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और प्राचीन से अब तक के समय को जोड़ता हुआ ये एक तकनीकी विकास को आप क्रमवार रूप में पढ़ेंगे, वो भी 10 मिनट में। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो मैं बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्राचीन काल से अब तक जो तकनीकी विकास हुआ है वो पढ़ने वाले हैं। मतलब कि आप एंशिएंट टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक या जो भी आप मौर्यन गुप्तन पीरियड में देखते हैं, प्लस मध्यकाल में आते आते पर्शियन व्हील वगैरह के बारे में, देन हम लोग मॉडर्न में तो बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। सारी चीजें नहीं, थोड़ा उड़ा उड़ा के पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। भारतीय विज्ञान की परंपरा हम लोग विश्व की सबसे प्राचीनतम परंपराओं में रखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो वैज्ञानिक एक अपना ट्रेडिशनल एक कल्चर है वो कितना ज्यादा पुराना है। बात की जाए अगर विज्ञान की तो चलो आप देख लो, वैज्ञानिक के रूप में आप मेडिसिन के फील्ड में चरक सुश्रुत का नाम सुना होगा, जिसमें सर्जन की सारी चीजें आप सर्जिकल मेडिकल से रिलेटेड चीजें आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो। आगे की बात अगर हम करते हैं, आगे नहीं उसके पीछे की, मतलब अगर हम शुरुआत की समय को देखें तो मोहनजोदड़ो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज रही है वो अपने आप में अद्वितीय रही है। उसे अर्बन टाउन प्लानिंग के रूप में हम जानते आए हैं। अर्बन टाउन प्लानिंग मतलब कि एक सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग लगी होगी वहाँ के भवनों इमारतों को बनाने में। जो आप कुआं देखते हो जो आपको मिलता है उसमें जो बिटुमिनस का पेंट लगाकर ये कि पानी नीचे ना जाए, तो ये सारी चीज़ें जो लीकेज को रोकता है, ये सारी चीज़ें ब्रेन और इंजीनियरिंग का कमाल है और विज्ञान का कमाल है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखोगे, आपको मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से जो हमें वहां के प्रमाण मिले हैं, वहां के निवासियों का घर, वहां के नाले, वहां की सारी छोटी छोटी चीजें वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाने में अपने आप में उद्भूत प्रतीत होती हैं। अगर हम प्राचीन काल में चिकित्सा की बात करें तो मैंने आपको बताया कि चरक और सुश्रुत का नाम आता है। खगोल और विज्ञान गणित के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और इन सब के अद्वितीय खोज को हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सबसे परम, सबसे ऊपर रखते हैं। आगे के क्रम में अगर हम देखते हैं तो आप रसायन विज्ञान के फील्ड में नागार्जुन की खोज को विस्मृत नहीं कर सकते हैं। ये सभी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने विज्ञान की दशा और दिशा समय के साथ बदलने में ये सभी लोग क्या रहे, चलायमान साबित हुए हैं। बात करते हैं अगर हम इनकी खोजों का प्रयोग आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, मिसाइल लॉन्चिंग से लेकर के अभी जो आपने देखा अंतरिक्ष में जाना और वहां की चीजों के बारे में जानकारी लेना, या फिर आप देख रहे हो समुद्र के अंदर जाना और वहां की चीजों के बारे में जानकारी लेना, जो रडार, लीडार, जो रिमोट सेंसिंग आप देख रहे हो, ये सबका शुरुआती दौर वही हुआ करता था हमारा प्राचीन काल। तो हम लोग, आपने पढ़ा होगा वैदिक मैथमेटिक्स, आप लोग जानते हो सूर्य की किरणें पड़ती हैं पहले कहाँ पर पड़ती है भाई, देवबरनाक में, जहाँ से छठ पूजा की शुरुआत होती है। तो देवबरनाक का क्यों महत्व है इतना ज्यादा कि छठ पूजा वहीं से मनाया जाए? उसका मैथमेटिकल उसको प्रूव किया गया है कि 90 डिग्री के एंगल पर सूर्य की किरणें वहां इतने बजे सबसे पहले धरती पर पड़ती हैं, इसलिए वहां के सूर्य पूजा को सबसे ज्यादा अनोखा और सबसे रिमार्केबल बताया जाता है, जो हम बिहार में मनाते हैं। तो ये सारी साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजें हैं जो हमारे बीच हैं। वैदिक काल के लोग खगोल विज्ञान का तो अच्छा ज्ञान रखते ही थे। आप जानते हो कि उस समय के लोगों को उस समय ही 27 जो नक्षत्र आपके होते हैं उसके बारे में उनको ज्ञान था, नक्षत्रों का ज्ञान था लोगों को, प्लस महीने और दिन के रूप में विभाजन करना, ये जो आप एक एक दिन रात जो होता है, ये सारी चीजें हम लोग पुराने समय से ही आज तक लेकर आए हैं। लगध नाम के ऋषि का नाम आपने सुना होगा। ज्योतिष वेदांग में जो कहा जाता है, वेदांग, वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। तत्कालीन खगोलीय ज्ञान के लिए हम लोग इनको जानते हैं। गणित और ज्यामिति में भी हम लोग देखते हैं वैदिक एज में बहुत बड़ा एक बदलाव उस पीरियड में। वैदिक कालीन भारतीय जो थे सारी चीज़ों की गणना कर सकते हैं, तो वैदिक एज में तो बहुत कुछ डेवलप हुआ है। उसके पहले भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग अगर थोड़ा सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, आपको थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया था। शुरुआत करते हैं अब हम डिटेल में कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो प्राचीन काल में ही भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। भारत में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र रहे हैं, चाहे वो गणित हो, खगोल हो, विज्ञान हो, ग्रह नक्षत्र हो, इन सारी चीज़ों पर, या फिर यहाँ की वास्तुकला हो। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इंजीनियरिंग का मतलब आप लोहा मान सकते हो यहाँ की चीज़ों को देखकर। आपको अगर सच बता रहे हैं इंजीनियरिंग की चीज़ों को देखनी है तो आप साउथ इंडिया की इमारतों को देख लीजिए, क्या होती है इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट, वो क्लियर एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रही है वो बड़ी इमारतें आपको दर्शाने के लिए। मुख्य भाग अगर क्या क्या है तो भाई कालखंड में बांटकर मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपको बताऊंगी 600 ईसा पूर्व से अब तक के बारे में। तो प्राचीन भारतीय सभ्यता में आपका गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा के सहित इन सभी फील्डों में
ये सारे फील्ड परस्पर उस समय वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़े हुए अपने आप को चलायमान रखने में अपने आप को दुनिया के सामने, एक होता है ना, न सिर्फ भारत के लिए विश्व पटल पर अग्रणी थे, लेकिन समय के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और हम लोग देखते हैं इतिहास के पृष्ठभूमि में कि बहुत सारे ऐसे लेखक आए इतिहास में, जैसे कि मैक्स मुलर वगैरह, जिन्होंने कहा कि भारतीयों के पास ज्ञान ही कितना है, उनके पास तो ज्ञान ही इतना है कि एक अलमारी के एक तखाने में बंद किया जा सके। लेकिन वास्तव में सत्य कुछ और ही था। बात करते हैं तो 1500 ईसा पूर्व में, वेद का टाइम पीरियड क्या है भाई, 1500 से 500 ईसा पूर्व। तो खगोलीय विज्ञान का ज्ञान लोगों को तब भी था, हम लोगों को खगोलीय साक्ष्य तब भी मिलते हैं। अगर हम शास्त्रीय काल की बात करते हैं, जो कि आपका 600 से 1200 माना जाता है, तो शास्त्रीय काल में आपने सुना होगा तक्षशिला और नालंदा, तक्षशिला और नालंदा। तक्षशिला और नालंदा जैसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के बारे में आपको पता होगा, जहां पर ना सिर्फ तंत्रयान और वज्रयान की पढ़ाई होती थी, बल्कि वहां ग्रह नक्षत्र, मैथमेटिक्स, विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। तो अगर आप धर्मशास्त्र के टाइम पीरियड में जाते हो, शास्त्रीय काल के टाइम पीरियड में जाते हो, तो आपको तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान मिलेंगे, जो इन चीजों पर के ऊपर लगातार काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं। भले ही बख्तियार खिलजी ने गरिमा धूमिल कर दी थी, लेकिन काम वो आज भी कर रहे हैं। बात करते हैं 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने साइन और त्रिकोणमिति की अवधारणा के सहित गणित और खगोल विज्ञान में अपना अमूल्य योगदान दिया था। चलते हैं आगे उसी क्रम में, तो हम लोग जानते हैं कि दशमलव प्रणाली भी प्राचीन काल से ही हमारे देश में विद्यमान थी और विकसित की गई है। चरक सुश्रुत का नाम आपने पहले ही सुना है। शल्य चिकित्सा और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने झंडे गाड़ रखे थे और आज भी इनकी पद्धति पर हम मेडिसिन के फील्ड में बहुत सारा चीज उजागर कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं। मध्यकाल की बात अगर की जाए तो विदेशी आक्रमण तो बहुत हुए हैं मध्यकाल में, प्लस मुगलों के आक्रमण। हम लोगों ने बहुत सारे आक्रमण और दंशों को सहने के बाद भी बहुत सारे ऐसे उद्भूत खोज हमारे देश में हुए हैं, जो कि अपने आप में बाकी अन्य लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बात की जाए अगर तो 14वीं से 16वीं शताब्दी में केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ने कैलकुलस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मुगल सम्राट अकबर ने अपने सैन्य प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बारूद के प्रयोग पर बल दिया था। ये भी आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही बारूद, तोप, गोले, बम बारूद जो आप देखते हो, ये सारी चीजें दर्शाती हैं उस समय की, प्लस पर्सियन व्हील, ये सारी चीजें उस समय की वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और दृष्टि को उजागर कर रही हैं। बात करते हैं औपनिवेशिक काल की, तो भाई जगदीश चंद्र बोस का नाम किसने नहीं सुना होगा, कहीं कहीं जगदीश चंद्र बसु भी कहा जाता है। सीवी रमन के रमन इफेक्ट, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है, रमन इफेक्ट्स को, फिजिसिस्ट थे ये। भौतिकी विज्ञान में इन्होंने अपना नाम उच्च किया था, बीच में से लेकर आज तक के टाइम पीरियड तक, मतलब टिल नाउ, आगे भी रहेगा, चिरकाल तक इनका नाम चलता रहेगा। फिजिसिस्ट, बतौर फिजिसिस्ट इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 20वीं सदी की शुरुआत में। भौतिकी में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए जाने जाते हैं। जयपुर के महाराजा जय सिंह के द्वारा दिल्ली, मथुरा जो 5 वेधशालाएं खोली गई थी, वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर इशारा करती हैं। अब चलते हैं इसी क्रम में टाइम टू टाइम आगे बढ़ते हुए, खगोलीय अवलोकनों को सक्षम बनाने के लिए जी.जे. मोहम्मद शाही की तालिकाओं का भी एक सेट आपके बारे में आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने जाना होगा इसके बारे में। प्लस 1909 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, जो कि अभी अपना बेंगलुरु में आपका है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहाँ है भाई, बेंगलुरु में। इन संस्थाओं ने अपने खोजों से सारे देश के लिए मील का पत्थर साबित किया था, सबके लिए उदाहरण के स्वरूप काम करके। और आज की डेट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अब भी अद्वितीय कार्य कर रहा है और भारत के नंबर 1 NIRF की रैंकिंग में नंबर 1 संस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। प्लस स्वतंत्रता के बाद की बात अगर की जाए 1947 के बाद, तो इसरो की स्थापना ने अपने आप में अंतरिक्ष से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड जितनी खोज आप देखते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 बेंगलुरु में जिसका हेडक्वार्टर है, ये अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान से खोज के लिए इसे हम लोग याद करते हैं। तो ये आपके आज़ादी के बाद के कुछ खोज हैं। प्लस भारत ने परमाणु प्रौद्योगिकी में भी आपने देखा होगा, परमाणु प्रौद्योगिकी में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए 1974 ईस्वी में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये आप आज़ादी के बाद की चीज़ों को देख रहे हो। समसामयिक काल में हम देखें तो 1990 के दशक में IT क्षेत्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी विकास को बढ़ावा मिला और एक बेहतरीन IT फील्ड के रूप में हमारा देश उभर कर आया है। ये हम समसामयिक काल की बातें कर रहे हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान 3, आदित्य L1 सहित इसरो के सफल अंतरिक्ष अभियानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
और बहुत सारे सफल परीक्षण इसरो ने तब भी किए थे और आज भी कर रहा है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा एक्सएम 4 मिशन के बारे में, सुधांशु शुक्ला जो गए थे 14 या 18 दिन की यात्रा के बाद वो वापस आ चुके हैं। तो एक्सएम 4, ये सारी चीज़ें जो लॉन्चिंग हो रही है, जो हमारे देश के नागरिक आगे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसकी नींव कहीं ना कहीं प्राचीन काल में ही डाली जा चुकी थी, जो लगातार कार्यरत रही हैं उस समय से लेकर आज तक, और अपनी कला प्रतिभा प्लस अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को दर्शाते हुए आज तक चलायमान है। और न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरे के पूरे भारत में ही नहीं, संपूर्ण देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चलते हैं तो भारत में अगर बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया है, सभी जानते हैं एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और यहाँ की जैव प्रौद्योगिकी ने भी अपने उभरते हुए प्रौद्योगिकियों के माध्यम से लोगों का ध्यान केंद्रित किया है और रिसर्च और अनुसंधान के लिए सबका ध्यान आकर्षित किया है। प्लस इसमें उतने ही अधिक सरकार भी निवेश कर रही है, क्योंकि बेनिफिट्स हैं इससे बहुत सारे। आप एआई की सारी चीज़ों को देख लीजिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। उसने हमारे टाइम को सेव किया है, उसने डेटा के बारे में मल्टीपल सोर्सेज हमें प्रोवाइड किए हैं कि हम लोग यहाँ वहाँ अदर फील्ड्स में भी जाके डेटा स्टोर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स अगर हम पॉजिटिव देखें तो बेनिफिट्स हैं। अगर आप बात करते हो नकारात्मकता की तरफ, मतलब निगेटिविटी की तरफ, तो देयर आर सो मेनी, लेकिन वाई टू बी निगेटिव ऑल द टाइम। हम लोग सकारात्मक पहलुओं को देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। अब चलते हैं बच्चे, ये थे आपके कुछ खोज। निष्कर्षों की तरफ बात किया जाए तो भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास प्राचीन काल से हुआ है। मैंने आपको बताया आज की क्लास में, ज्ञान नवाचार के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है ये खोज। ये जितनी खोजें आप उस समय प्राचीन से लेकर आज तक देख रहे हो, ये कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान और प्रतिबद्धता के निरंतर प्रयासों का परिणाम मात्र है। बात की जाए अगर कि देश ने समसामयिक चुनौतियों से निपटने और वैश्विक प्रगति में योगदान देने के लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के साथ मिश्रित करके एक बहुविषयक दृष्टिकोण को अपनाया है। मल्टीपल लर्निंग कहा जाएगा। बहुविषयक दृष्टिकोण को भारत देश ने अपनाते हुए अपने डेवलपिंग फेज को डेवलप ले जाने में, देखना वो दिन दूर नहीं है जब भारत डेवलप्ड कंट्रीज में गिना जाएगा। वो दिन भी बहुत करीब है हमारे, हम तुरंत उस चीज को उसके प्रत्यक्षदर्शी होने वाले हैं। आधुनिक युग में अगर बात की जाए तो भारत में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नए नए प्रयोग लगातार हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन हो रहा है। कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम आपने पीछे भी सुने, जैसे कि जगदीश चंद्र बसु हो गए, सीवी रमन हो गए, आपके होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर, प्लस आपके हो गए एसएन शाह, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, हरगोविंद खुराना। इन सभी वैज्ञानिकों का नाम तब भी विश्व पटल में उल्लेखनीय था, अब भी उल्लेखनीय है। एम रामानुजन की बात की जाए, जो बहुत ही मशहूर गणितज्ञ थे, जिनके फॉर्मूले आज भी हम डेरिवेशंस फॉर्मूले आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो रामानुजन की बात की जाए, असाधारण प्रतिभावान गणितज्ञ थे। गणित के सिद्धांतों के क्षेत्र में उनके खोज के कारण उन्हें बहुत सारी यश और ख्याति भी मिली है। और उनकी जो विद्वत श्रृंखला में एक प्रसिद्ध ये वनस्पति और भूगर्भ शास्त्री के रूप में भी हम लोग देखते हैं किसको भाई, बिरबल साहनी को। तो ये सारे जो उच्च दर्जे के व्यक्तित्व रहे हैं, चाहे आप हरगोविंद खुराना को देख लो, चाहे आप जगदीश चंद्र बसु को देख लो, चाहे आप प्रफुल्ल चंद्र रॉय को देख लो, या फिर आप देख लो रामानुजन साहब को, ये सारे व्यक्तियों ने लगातार काम किया है। और इनकी प्रतिबद्धता और इनकी खोजों को आगे बढ़ाने वाले हमारे आज के जो शोध व्यक्तित्व, जो रिसर्च स्कॉलर्स रहे हैं भाई, उन सब के लगातार परिणामों का नतीजा है कि आज हमारा देश बहुत सारे ऐसे मिशंस लॉन्च कर रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो न सिर्फ भारत देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए उदाहरण और प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। सबसे लास्ट 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का शिखर छूने वाले वैज्ञानिकों में एक नाम है इंपॉर्टेंट, एम.एन. शाह और एस.एन. बोस, प्लस डी.एन. विजिया और प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इन सब के नाम उल्लेखनीय है विज्ञान के फील्ड में अनुसंधानों और कार्यों को लगातार करके अपनी खोजों को इम्पोर्टेंट तरीके से दर्शाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, आपने जितनी चीज़ें पढ़ी थी, अगर बात की जाए कि आपने अभी जो पढ़ा, जितनी सारी चीज़ों के बारे में, जितनी खोजों को पढ़ा, सिर्फ आप सुन लो इतनी बातें तो आपको ये रियलाइज होगा कि भारत में जितनी खोजें हम देख रहे हैं आज के समय में, चाहे वो आप दिन रात होना, आपने सुना होगा चाइना ने अपना सूर्य बना रखा है, तो ये सारी चीज़ें क्या भारत नहीं कर सकता है? भारत ने, सच बता रहे हैं बच्चे, न सिर्फ प्राचीन काल में, प्राचीन वैदिक काल आते आते ही हम लोग इतनी सारी चीज़ें कर चुके थे अपने देश में, और इतनी खोज, इतनी सारी चीज़ें हम लोग कर चुके थे कि अगर आज हम हर एक चीज़ पर कुछ नहीं सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करके कार्य करें तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम लोग जो कहते हैं ना, अपना सूर्य बनाना और अपना चांद बनाना, वैसी कारनामे भी कर लेंगे।
तो ये था आज का आपका इन्फॉर्मेशन, प्राचीन काल से अब तक जो तकनीकी विकास था। ये टॉपिक आपका इतना लंबा है कि इस पर थीसिस लिखा जा सकता है, लेकिन इसे 10 मिनट में मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको एक होता है टाइम टू टाइम लोगों को टच करके बताना था कि किस व्यक्ति ने किस समय में कौन से वो कार्य किया कि हमारा नाम तकनीकी विकास के लिए भारत में गिना जाता है। जय हिंद।